जैसा कि देखिए मैंने अभी एक टॉपिक बनाया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे, किस तरीके से जो क्वेश्चन थे। तो अब देखिए ध्यान देते हैं हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे, जो इस चैप्टर का एक अंतिम वीडियो होगा। तो देखिए किस तरीके से है, उसमें कैसे दे रखा है। तो प्रश्न आपके आएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी को थोड़ा क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका आवीव विधि से, यानी कि आवीव विधि से साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी हैं, युगपत समीकरण दे रखे हैं, उनका हल किस तरीके से करेंगे। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से मैं बता रहा हूँ ये मेथड आपका, ठीक है। तो प्रश्न आपका इस तरीके से शुरू होता है। तीन समीकरण आपके दे रखे हैं, यानी इक्वेशंस दे रखे हैं। वो दिया गया है कुछ इस तरीके से। तो इसमें करना क्या है, आपको मैट्रिक्स मेथड से यहाँ x बाई जेड के मान फाइंड करने निकालने हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड से मान किस तरीके से निकालेंगे, अब वो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले हम करते क्या हैं, मैट्रिक्स मेथड से x बाई जेड के मान ज्ञात करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन से, यानी युगपत समीकरणों से, हम सबसे पहले उसे आव्यूह रूप में लिखते हैं। वो किस तरीके लिखने का तरीका क्या होता है वो भी आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी गुणांक का आव्यूह लिखेंगे। वो किस तरीके से लिखते हैं, आप ऐसे बनाएंगे इसे। हर प्रश्न को करने का यही तरीका होगा। एक प्रश्न बोर्ड में एवरी ईयर आता है इसका, एक इसका आएगा, एक क्रैमर रूल का आएगा। उन दोनों में चॉइस रहेगी कि आप कौन से प्रश्न को करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या आता है, ये x के मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखा है, या x के मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर y के मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखा है, z के मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखा है। देखिए कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ऐसे ही x के मल्टीप्लिकेशन में 1 या -1, यहाँ पर 1, ये हमने लिख दिया। ऐसे यहाँ पर 2, ये 1 और ये -1, तो ये हमने लिख दिया है। और अभी इसमें क्या आएगा, वो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं जो इक्वेशंस में, वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, ये आपके कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये जो लास्ट में बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपके तरीका है किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दे रखी हैं उनको आव्यूह रूप में लिखने का। इसको शॉर्ट में x a कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको b। दैट मीन्स ये क्या निकल के आ गया कि ax इज इक्वल टू b निकल के आ गया। तो अब यहाँ से x निकालना है, तो a को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो उस पर लग जाएगा इन्वर्स इंटू बी। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, ठीक है। तो हमें लास्ट में इसी का यूज़ करना है। अब सबसे पहले करना क्या है, इस इक्वेशन से हमें ये देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो ए इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि बी का हमारे मान ये दे रखा है ऑलरेडी। ए इन्वर्स निकालें, तो ए इन्वर्स के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले यानी कि वही सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालेंगे। ये ए दे रखा है तो कैसे निकालते हैं, 1 और ये माइनस ये आपका 1 हो जाएगा, बीच में ये -1 आ जाएगा और माइनस का 1 लिखेंगे। देन इसके बाद -1 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का ये 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस के 2, 1 + 2। तो देखा जाए यहाँ पर ये तो 0 हो गया, और ये -3 का मल्टीप्लिकेशन -1 से करेंगे तो प्लस का 3, और ये भी प्लस का 3 ही होगा। तो इस तरीके से ये निकल के आ गया 6, यानी 6 निकल के आ गया, जो 0 के इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स आसानी से निकाला जा सकता है। यदि ये 0 आ जाता तो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता था। तो सबसे पहले a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a13 निकालेंगे। तो इनको निकालने का तरीका हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अगेन दोबारा से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ किस तरीके से निकाले जाते हैं। a11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो जो बचेगा आपका 2/2 का एक मैट्रिक्स, तो उसको लिख देंगे 1, ये आपका लिख दिया। ऐसे ही 1 2 में जो बचा है 1 1 2 -1, ऐसे ही 1 3, तो 1 -1 2 1। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इनके आगे माइनस जो इसके आगे लगेगा, तो ये आएगा 1 -1, यानी कि ये आ गया 0, -1 -2 और माइनस मल्टीप्लिकेशन पहले से हो रहा है तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 + 2 यानी ये भी 3 हो गया। तो इस तरीके से तो ये निकाल लेंगे।
और भी निकालने हैं आपको। वो क्या निकालने हैं, A21, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ किस तरीके से निकालेंगे, ये लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। 22 और 23, ऐसे ही A31, A32, A33। तो मैं इनको लिखने का तरीका यहाँ पर समझा दे रहा हूँ किस तरीके से हैं। A21 निकालेंगे तो 21 में -1 यानी माइनस पहले आएगा, -1 -1 -2 होगा, लेकिन ये प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही 22 निकालेंगे तो -1 -2 यानी -3 हो जाएगा। ऐसे ही 23 में 1 -2 यानी -1 निकल के आएगा, लेकिन माइनस पहले से होता है तो ये +1 हो जाएगा। 31 में निकालेंगे तो 1 + 1 यानी 2 निकल के आ जाएगा, इसके आगे माइनस रहेगा तो 32 यानी 1 - 1, लेकिन वो 0 हो जा रहा है ऑलरेडी, तो माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पर। 33 में -1 -1 यानी माइनस के 2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके देखा जाए हमने ये वैल्यू निकाल लिए हैं या फाइंड कर लिए हैं सबके। तो अब उसके बाद इन्वर्स ज्ञात करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सब मान इस क्रम से लगाएंगे तो 0, 3, 3 और 2, -3, 1 और 2, 0, -2, ये मैंने लगा दिए। तो देन इसके बाद इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, 1/mod A इंटू एडजॉइंट A होता है, ठीक है, इंटू एडजॉइंट A। तो यहाँ पर सब की वैल्यू लगा देंगे। 1/6 निकल के आया था, और ये जो निकल के आया 0, 3, 3 और 2, -3, 1, 2, 0, -2, ये हमने लगा दिया। तो ये निकल के आ गया इन्वर्स। अब इक्वेशन नंबर जो 1 दे रखा था आपका, वो ये दिया गया है। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसे लेके चलेंगे तो x = A इन्वर्स इंटू B। तो x का जो वैल्यू दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, यानी कि x/z के रूप में दिया है, और A इन्वर्स का जो वैल्यू है वो आपने ये निकाला है, यानी 1/6, और ये जो वैल्यू निकल के आए हैं वो सभी यहाँ पर लगा दिए जाएंगे इस तरीके से, -3, 1 और 2, 0, -2। और यहाँ पर जो B का जो वैल्यू दे रखा है आपको देखिए स्टार्टिंग में ही आपने लिखा है, यानी 6 to 1, 6 to 1। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं। तो देखिए आइए मल्टीप्लिकेशन इसका करते हैं। तो x/z = 1/6। अब क्या निकल के आएगा, रो का मल्टीप्लिकेशन हम कॉलम से करते हैं, तो 6 यानी 6 का हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का हम 1 से करेंगे 2 रहेगा। ओके, तो अब ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 3 × 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा यहाँ से, -3 का 2 से करेंगे तो -6 होगा, और 0 का 1 से करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का 6 से करेंगे तो 18, और 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये -2 का 1 से करेंगे तो -2 होगा। तो इस तरीके से देखने में यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1/6, और ये निकल के कितना आएगा, यहाँ पर देखिए इन सबको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 6 होगा, 4 और 2 6, ये आपका 12 बचेगा, ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से 18। अब इसमें 6 का सभी का डिवाइड कर देंगे, 6 का इन सभी में डिवाइड कर दें तो x/z = यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है 6 का डिवाइड करने से, कि 6 का इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, 12 में करेंगे 2 हो जाएगा, 18 में करेंगे 3 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करें तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 1 निकल के आएगा, y का वैल्यू 2 निकल के आएगा, z का वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आएगा। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स मेथड से इन सब को सॉल्व कर लिया। इन जो इक्वेशंस आपकी दे रखी थी, ये आपका तरीका रहेगा किसी भी जो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी हैं उनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का। आपको यहाँ पर सबसे बेटर तरीका यही है। आपको एक ब्रीफली इसको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इक्वेशंस आपकी दे रखी हैं, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको सबसे पहले एक काम करना है कि यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड में लिखना है। किस तरीके से लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, कि यहाँ सबसे पहले एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, देन इसके बाद आपको वेरिएबल मैट्रिक्स लिखेंगे, और उसके बाद एक जो कांस्टेंट आपकी जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिख देंगे, ठीक है, एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में। तो उसे आप Ax = B के रूप में आप यहाँ शो कर सकते हैं, जो मैंने बता दिया।
देन इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसके ए का यानी जो मैट्रिक्स आपने बनाई है उसका क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड निकालेंगे, दैट मीन्स उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एडजॉइंट का वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद इन्वर्स ज्ञात करेंगे, और इन्वर्स निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लेके चलेंगे जो x = ए इन्वर्स बी टाइप का हमने लिख रखा है, और देन यहाँ पर सॉल्व उसको कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करके और कंपैरिजन करके एक्स वाई जेड के फाइंड जो वैल्यू हैं वो आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो ये आपका रहेगा मैट्रिक्स मेथड। इसी तरीके से मोस्टली क्वेश्चन आपके सभी कंप्लीट हो सकते हैं। यदि फिर भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सपोज दैट नहीं आपसे आ रहा है तो आप डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कोई कमेंट करके मुझे बता दें कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है। मे बी इसमें क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि एक्स वाई जेड के रूप में न देकर वहाँ पर क्या दिया जाएगा कि 1/x 1/y 1/z 1/x - 1/y + 1/z या 2/x और प्लस 1/y माइनस के 1/z इस रूप का दे दिया जाए, तब वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम ये फंस जाती है कि वहाँ पर x/z डायरेक्ट देकर यानी कि 1/x 1/y और 1/z के रूप में दिया गया है। तो इसको एक काम करेंगे, सबसे पहले वहाँ पर सपोज कर लेंगे 1/x = a मान लेंगे, 1/v जो 1/y दे रखा है उसे b मान लेंगे, 1/z दे रखा है उसे c मान लेंगे। इस तरीके से हमें इस प्रकार की फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर लेंगे। देन इसके बाद जो प्रोसीजर करेंगे तो वहाँ पर a b c का वैल्यू निकल के आएगा, और लास्ट में a का वैल्यू 1/x था तो a का जो जैसा वैल्यू निकल के आया उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका निकाल देंगे, तो वही आपका a यानी x/y/z का वैल्यू फाइंड होके आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम जो लास्ट हमारा टॉपिक है जिसको यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्रैमर रूल। ठीक है, तो क्रैमर रूल से हम किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो आइए ध्यान देते हैं इस पर। आपके हो सकता है मैं इस प्रश्न को भी ले सकता था यहाँ, और इस प्रश्न से भी मैं इनके आंसर निकाल सकता था। ठीक है, इक्वेशन आपकी ऐसी ही दी जाएंगी, क्वेश्चन की पहचान कोई अलग नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, केवल डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स मेथड का मेथड है वो इस तरीके किया जाता है, और क्रैमर जो मेथड है, क्रैमर रूल है वो अलग है थोड़ा सा। लेकिन क्रैमर रूल बताने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूँगा कि रेखीय समीकरण निकाय के संगत होने का प्रतिबंध यानी कंजिस्टेंट, संगत किस तरीके से होगा, ठीक है, यानी कंजिस्टेंट होने का जो रूल क्या होता है वो समझ लीजिए आप। कब आपकी जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो कंजिस्टेंट होंगी, कब नहीं होंगी। तो देखिए, जब इक्वेशंस दी जाती हैं, आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जो दे रखी होती हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ देखने का होता है कि उन इक्वेशंस में जो सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन किस टाइप का आ सकता है। एक नंबर तो ये हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी एक्स वाई जेड का केवल एक ही वैल्यू निकल के आएगा, इसके अलावा कोई अदर वैल्यू नहीं निकल के आता। ठीक है, जैसे अभी हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 3 निकल के आ रहा था, यानी इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सच टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो देन अब यहाँ पर आता है, हम जैसे कहते हैं कि इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब एक्स वाई जेड के वैल्यू एक से अधिक निकल के आते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन हैव द इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि हो सकता है उसका कोई भी सॉल्यूशन निकल के ना आए, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, देन इसके बाद कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं द इक्वेशन हैव डज नॉट हैव एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जिसके कोई हल ना हो, तो 3 ही कंडीशन आ सकती हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी नहीं। तो आइए देखते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं, और जो हम फोकस कर रहे हैं वो आपका है यानी कंजिस्टेंट, यानी संगत होने का। संगत और असंगत 2 ही टाइप के आपका सॉल्यूशंस बनते हैं, यानी संगत और असंगत। तो देखिए क्या होता है संगत, तो यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि ये आपका कोई भी सॉल्यूशन यानी कि हल साइमल्टेनियस इक्वेशन का, यानी कि संगत तभी कहलाएगा
जब या तो उसके इन्फिनिट सॉल्यूशन हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी यूनिक सॉल्यूशन एंड या और लिख सकते हैं, और इन्फिनिट सॉल्यूशन। इन दो कंडीशन में इक्वेशन आपकी कैसी कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी। एनी इक्वेशन विच इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट इफ विच हैव यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन। और वो आपकी इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगी, यानी असंगत कब कहलाएगी? इक्वेशन डज नॉट हैव एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब इक्वेशन का कोई भी हल ना हो तो इस कंडीशन में वो कैसी कहलाती है? असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट कहलाती है। तो ये तो रही संगत और असंगत की बात, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। वो क्या है यहाँ पर? क्रैमर रूल को फाइंड करने का या निकालने का रूल। तो वो किस तरीके से है वो ध्यान दीजिए। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। कोई भी आपके रेखीय समीकरण दे रखे हैं। रेखीय समीकरण क्या होता है? प्रत्येक एक एक घात का जो इक्वेशन होता है, यानी कि एक एक घात में जो दे रखा है वो आपका क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। एक घात में किस तरीके से? जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की घात जो है वो एक है, y की घात जो है वो दो है, सॉरी एक है, z की घात क्या है? एक है। तो इस कंडीशन में लिखा हुआ कोई भी आपका यानी कि इक्वेशन वो कैसा कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर इसकी तरफ। तो आपके कोई भी इक्वेशन जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इस तरीके से रखी हैं, तो फॉर्मूला जो रहेगा वो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी और z इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। जहाँ पर d का वैल्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन में इनके सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं क्रैमर्स रूल के हेल्प से, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इसमें सॉल्यूशन किस टाइप के आपके कब सॉल्यूशन होगा कब नहीं होगा। इफ़ मान के चलिए d का वैल्यू आपका जीरो निकल के आ जाता है, तो इस कंडीशन में होगा क्या? आपकी लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। यदि d का मान यानी कि जीरो निकल के आता है, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो मान है वो जीरो निकल के आता है, तो इस कंडीशन में उन मैट्रिक्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, यदि d का मान, dx का मान, dy का मान, dz का मान सब इक्वल निकल के आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब दूसरी कंडीशन नो सॉल्यूशन, इसके आगे तो लिख सकते हैं हम नो सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा कंडीशन इफ dx इज इक्वल टू d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz इज इक्वल, ये आप सब बराबर दे रखें, इक्वल दे रखें, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इनफाइनाइट अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इफ मान के चलिए ये dx dy dz सब डिफरेंट सब निकल के आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए, तो वो ये है। मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये कंडीशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कोई हम एक क्वेश्चन लेके चलें क्रैमर रूल को अच्छी तरह से और समझने के लिए, यहाँ पर दे रखा है x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 4 के इक्वल दे रखा है। इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? वो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहेगा कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए, यानी निकालना है आपको, तो कहेगा क्रैमर रूल से निम्नलिखित आपके दे रखे हैं या उपरोक्त दे रखे हैं इन समीकरणों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करके बताने हैं। तो क्रैमर रूल के हेल्प से हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि डी को लिखते हैं। डी किस तरीके लिखा जाता है? जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है,
यानी सिर्फ इतने इतने बीच का आपका लिखने का तरीका बता दूंगा मैं अच्छी तरह से, और उसी के क्रम से आपको इन्हें लिखना है। तो देखिए x के मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखा है यहाँ पर, y के मल्टीप्लिकेशन 3 है, z के मल्टीप्लिकेशन 1 है, ऐसे ही यहाँ पर 2 -1 3 और 1 -2 5, ये d का वैल्यू कहलाएगा यहाँ पर। अब dx किस तरीके से निकाला जाता है, मैं इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। dx यहाँ पर किस तरीके से निकाला जाता है, dx को यहाँ पर लिखने का तरीका ये होगा, dx को हम लिखते हैं, हम x के जितने भी हैं यानी dx में लिखने हैं तो उन्हें x की प्लेस पे इसको लगा देते हैं, यानी 5 4 4। बाकी आप एज इट इज़ जैसे दे रखे हैं उनको उसी क्रम से यानी ये वाले यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। 3 -1 -2 इस क्रम को कभी भूलना नहीं है, यानी dx में लिखना है तो x की प्लेस पे लास्ट वाले ये वाले उतार देंगे, इसी को नहीं लिखना है, केवल dx में x वाले ही छोड़ दिए जाते हैं, बाकी आपके सभी लिखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन उस x की प्लेस वाले को उसकी जगह क्या लिखेंगे, लास्ट वाले। ऐसे ही यहाँ पर dy में क्या लिखना है, यहाँ पर y वाले को हटा देंगे, x वाले तो जैसे तैसे आएंगे, 1 to 1 जैसे तैसा आएगा, और वहाँ पर आपका क्या है, इस y की जगह पर यही वाला आ जाएगा जो लास्ट वाला चल रहा था, यानी 5 4 4, बाकी आपका एज इट इज़ जैसा तैसा चल रहा है। और dz में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो dz में देखिए किस तरीके से निकालेंगे, dz में और लिख देते हैं यहाँ पर, dz इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या करेंगे, z वालों की जगह पर लिख देंगे, यानी कि x के तो जैसे तैसे रहेंगे, y के भी रहेंगे, और z वाले की जगह पर वही चीज़ आ जाएगा लास्ट वाला है, यानी 5 4 4। इनको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी d को सॉल्व करने का, यानी ये आपका डिटरमिनेंट दे रखा है तो आपको दिखाई दे रहा है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक्सपेंड करेंगे इसे, तो 1 और ये माइनस के 5 और प्लस के 6 हो जाएगा, और माइनस के 3 और ये हो जाएगा 10 -3 और प्लस 1 और ये आ जाएगा -2 प्लस के 1। तो इस तरीके सॉल्व किया जाए तो ये क्या निकल के आएगा वो देख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 7 7 21 यानी 21, और ये माइनस का 1 बचा तो माइनस का 1। इस तरीके देखा जाए तो -1 + 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो माइनस के 21 निकल के आ गया। इसको ऐसे ही सॉल्व करें तो 5 ये आ जाएगा माइनस के 5 प्लस के 6 और माइनस के 3, और ये आप सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस के 12 प्लस के 1 माइनस के 8 प्लस के 4। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे क्या निकल के आएगा, देखिए मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ से, 5 प्लस के हैं और यहाँ पर देखा जाए तो 8 8 या 24 माइनस के 24 हैं, यानी 5 - 24 और ये आपका बचेगा माइनस के 4, ठीक है। तो ये आपका 28 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -23 निकल के आएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए, 1 20 -12 -5, तो ये आ जाएगा 10 -3 प्लस 1, ये आएगा 8 -4। इसको सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, ये तो 8 बचा, और यहाँ पर ये 7 5 35 35, और ये जो बनेगा आपका प्लस के 4, तो यहाँ 8 और 4 12, 12 में से आपके 35 यहाँ सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 3 और ये 2, तो इस तरीके 20 आपके 3 निकल के आ गया माइनस का, ठीक है। अब यहाँ dz को सॉल्व करना है तो 1, तो ये बचेगा कितना, माइनस के 4 और प्लस के 8 माइनस के 3, तो ये 8 माइनस के 4 प्लस के 5, ये माइनस के 4 प्लस के 1 निकल के आ गया। सॉल्व करेंगे तो 8 ये 4 बचा, और यहाँ 4 तिया 12 माइनस के, और माइनस के आपके 5 तिया 15, तो इस तरीके 27 में से 4 तो आपका 23 माइनस का। मे भी हो सकता है ये हमें मिस्टेक यहाँ गलत आ रहा है, जब सभी इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है कुछ अलग आए। देखते हैं, 1
-5 प्लस के 6 ठीक है, माइनस के 3 तो 10 -3 ये भी ठीक है, और ये आपका प्लस का 1 -2 सॉरी माइनस ये गलती हुई है, माइनस का ये 4 है, माइनस का 4 और प्लस का 1, इस तरीके से -3 बचेगा, तो ये -3 है यहाँ पर, तो ये अब इस तरीके से माइनस का 23 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करें तो मैंने बताया जैसे कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी होता है, और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी होता है, और z इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी निकल के आता है। इन सब के वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 निकल के आएगा, y का वैल्यू यहाँ पर 1 निकल के आएगा, z का वैल्यू 1 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x y z के वैल्यू क्रैमर रूल की हेल्प से फाइंड कर लिए, और यहाँ पर लगा देने से यदि ये तीनों मान इन सभी समीकरणों को, यानी कि जो इक्वेशंस दे रखी हैं आप लीनियर इक्वेशन, उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन सही निकल के आया है। तो 1 3 1 यानी 5 करेक्ट एकदम। तो इस तरीके से हम सभी इक्वेशंस में इनके मान लगा के हम चेक कर सकते हैं आसानी से कि आखिर में उसका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट आगे के चैप्टर में, जो आपके चैप्टर में बताया जाएगा जो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित है। तब तक के लिए थैंक यू।